Hello everyone, welcome back to our channel, The Absolute Chemistry. I'm Abhishek and I wish you all a very happy new year. तो आज एक अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो इक्वेशन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर किसी को पता है, बट वो इक्वेशन के बीच में मतलब वो जो इन बिटवीन द लाइंस क्या एक्चुअल में वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है वो थोड़ा सा आपको समझ नहीं आता होगा, क्योंकि क्वांटम लेवल की बात है। आपका दिमाग थोड़ा सा भी मतलब जुवेनाइल फेज में है, क्वांटम को आप समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। तो इसके लिए कोई मतलब वरीड मत होना, बहुत आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। उससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है, क्योंकि नॉर्मली आपको लगता होगा कि ऐसा होता भी है या नहीं। तो वो चीज़ हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम उसको डिस्कस करेंगे तो आपको वो क्लैरिफाई हो जाएगा। और फिर कुछ क्वेश्चंस एज यूजुअल हम कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस टॉपिक के बारे में। सो इट विल बी फन, ओके, इट विल बी अ वेरी फन टॉपिक और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाऊं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इक्वेशन मैंने लिख दिया है, बिकॉज इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, इसका कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा है, कुछ नहीं। इक्वेशन दे दिया है, एक डेफिनेशन देता है और उसका इक्वेशन हमें सबको पता है, ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद भी रखना है, बिकॉज बहुत से एग्जाम्स में ये वाला जो इक्वेशन है ये डायरेक्टली आ जाता है, ऐसे ही पूछ लेता है कि कौन सा वाला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ऐसे ही पूछेगा, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी will be greater than equal to h upon 4 pi, and h is the Planck's constant. Okay, delta x is the uncertainty in position, delta p is the uncertainty in momentum. ठीक है, इतना आप सबको पता है। अब हम जाएंगे कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ तो देखो, हमें पता है ये जो डेल्टा एक्स है वो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और डेल्टा पी जो है वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, ठीक है। इट इज फाइन। अब हमें समझना है कि ये जो अनसर्टेनिटी होता है वो क्यों होता है, ठीक है, वो क्यों होता है और ये जो अनसर्टेनिटी है वो क्या है। देखो, अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल है जिसको हम क्वांटम अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्वांटम अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं, उसमें क्या बोलता है कि दो वेरिएबल्स जो होते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं, टू वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको आप साइमल्टेनियसली, जिनको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, एग्जैक्टली आप जिनको साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग कंजुगेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को हम कंजुगेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कंजुगेट वेरिएबल्स का एग्जांपल क्या हुआ, एक तो ये पोजीशन और मोमेंटम हो गया। मैं बताऊंगा आपको कि क्यों इसको हम लोग एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एक तो पोजीशन मोमेंटम हो गया, दूसरा हो गया एनर्जी टाइम, ठीक है, और भी है, लेकिन हमारे लिए ये पोजीशन मोमेंटम इंपॉर्टेंट है और ये एनर्जी टाइम इसी से डिराइव कर देंगे हम, ठीक है। तो अब कॉन्जुगेट वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है कि क्यों हम एक साथ उनको डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो मैं इसी पोजीशन और मोमेंटम को ही लेके आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो शायद मैं थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ। देखो, हमें पता है दो तरह के बॉडी होता है, एक होता है माइक्रोस्कोपिक जो हमें खाली आंखों से जो हमें दिख जाती है, और एक होता है माइक्रोस्कोपिक जो कि मतलब हमें नॉर्मल आइज में जो हमें नहीं दिखता, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक में जो भी हम लोग यूज करते हैं वो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी लॉज वगैरह हम पढ़ते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करता है, ये भी आपको पता है। और जो माइक्रोस्कोपिक होता है वो क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो नहीं करता, वो क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करता है। जानने की बस ये इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूं, मैं आपको क्वांटम नहीं पढ़ाने वाला अभी, ठीक है। तो दो तरह के बॉडी होता है। तो माइक्रोस्कोपिक बॉडी का जो एग्जांपल है, आपका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक बॉडी, ठीक है। अब हमें पता है
कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के बीच वो ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है। स्पेस चाहिए फिर से। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम में घूमता रहता है, ठीक है। एक एटम के एक न्यूक्लियस होता है, तो एक ऐसे एक रेडियस के अराउंड कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन, सपोज ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे कलर से दिखाता हूं, ये वाला सपोज मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और आप चाहते हो कि हम इसको डिटरमाइन करें, इसका पोजीशन, ठीक है। हम इसका पोजीशन डिटरमाइन करें। और तुम जानते हो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह तुम पढ़े हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सब में तुम जानते हो कोई ना कोई, मतलब कोई ना कोई, चाहे वो अल्फा रे हो गया, कुछ भी, कोई भी गामा रे हो गया, कुछ भी एक रे को यूज करके, यानी कि कोई लाइट सोर्स को यूज करके एक पार्टिकल पे हम हिट करते हैं, फिर जाके हमें उसका जो लोकेशन है वो उसको हम डिटरमाइन करते हैं। जैसे न्यूक्लियस को जब हमने डिटरमाइन किया, जब रेज वहां पे लगे जाके और फिर वो जाके जब डिफ्लेक्ट हुए, तो वो आपको पता चले कि अच्छा बीच में कुछ है। तो उसी तरह से हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को भी हम डिटरमाइन करें, ठीक है। तो हम एक लाइट को उस पर डालेंगे, और आपको पता है कि लाइट जो होता है उसका डुअल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। लाइट जो होता है उसका डुअल प्रॉपर्टी होता है, एक तो पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है, ठीक है। और हम इसको जानने के लिए, इसका एग्जैक्ट पोजीशन को हम जानने के लिए हम इसके पार्टिकल नेचर को यूज करेंगे, और वेव नेचर को भी हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। तो जब तुम पार्टिकल नेचर को यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, हम एक लाइट का सोर्स हम ऐसे इस पे प्रोजेक्ट करेंगे, एक लाइट का सोर्स हम लोग डालेंगे, ठीक है। और ये वाला जो लाइट का सोर्स है, जब वो यहाँ पे हिट करेगा वो शायद रिफ्लेक्ट कर जाए, चाहे वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया या फिर इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ तो होगा। तब जाके हमें पता चलेगा अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन था, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज दैट, मतलब यहीं पे था। तो अब हम इस वेव नेचर को भी लाइट का कंसीडर करना पड़ेगा। एक जो वेव होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। अच्छा तुम मुझे बताओ, हम अगर एक ऐसा वेव हम, मतलब हम ये जो लाइट का जो हम लोग सोर्स इसमें डालेंगे ना, ठीक है, ये जो लाइट का जो वेव नेचर हम डाल रहे हैं ना, इसका जो वेवलेंथ होता है हम इसको थोड़ा सा छोटा रखना चाहेंगे। क्योंकि जो बड़ा वेवलेंथ का तुम डालोगे उस पर लाइट, तो एग्जैक्टली तुम उसको डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब अगर वेवलेंथ को बढ़ा दोगे तो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि या फिर तुम अगर ज्यादा उसका वेवलेंथ रख दिए कम एम्पलीट्यूड में, तो वो उतना इफेक्टिवली तुम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हम इसलिए ये जो वेवलेंथ होता है उसको छोटा रखते हैं, ठीक है। हम स्मॉल वेवलेंथ के लाइट को हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, हमें स्मॉल वेवलेंथ के लाइट को हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम देखो, सोचो, ये इलेक्ट्रॉन जो था, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो घूम रहा था अपने एक कांस्टेंट स्पीड में, कोई भी एक वेलोसिटी था उसका, वो उसमें रोटेट कर रहा था, ठीक है। अब तुम क्या किए, एक स्मॉल वेवलेंथ का लाइट उस पे तुमने प्रोजेक्ट किया, और तुम्हें एक इक्वेशन के बारे में पता होगा, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर लैम्डा स्मॉल होगा, अगर ये स्मॉल होगा, तो एनर्जी हाई हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी हाई हो जाएगा। तो अगर तुम इस इलेक्ट्रॉन पे एक हाई एनर्जी वाला तुम अगर, अरे यार क्या हुआ, चलेगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन पे तुम एक स्मॉल वेवलेंथ यानी कि हाई एनर्जी वाला एक बीम उस पे तुम स्ट्राइक कर रहे हो, तो क्या उस इलेक्ट्रॉन का वहां पे इस वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा कि नहीं? ये वेलोसिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तुमने एक हाई एनर्जी बीम इलेक्ट्रॉन पे हिट किया है उसके पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हें पोजीशन का आइडिया हो गया कि अच्छा यहाँ पे हिट हुआ, हमें पोजीशन मिल गई। लेकिन अगर तुम उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी को डिटरमाइन करना चाहोगे, क्या तुम उसको कर पाओगे? क्या तुम उसके वेलोसिटी को, यहाँ पे हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम, बिकॉज़ मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा, सिंपल सी बात है। यानी कि डेल्टा पी जिसको हम बोलेंगे,
वो m तो कांस्टेंट होगा ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, तो ये वेलोसिटी में अगर चेंज आएगी तभी तो मोमेंटम में चेंज आएगा ना। तो वही बात है, हम यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन का बीम, सॉरी एक लाइट का जो लो वेवलेंथ यानी कि हाई एनर्जी का एक बीम हमने उस पर स्ट्राइक किया, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे था और वो सडनली उसका वेलोसिटी बढ़ गया, सडनली उसका वेलोसिटी में चेंज आ गया, दैट मीन्स उसका मोमेंटम में सडन चेंज आया, बहुत ज्यादा चेंज आया, ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज आया। तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने पोजीशन को डिटरमाइन कर लिया, लेकिन हम वहां पे मोमेंटम को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, और यही होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, यही होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। रिकॉर्डिंग, हाँ, तो यही होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्यों हम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये होता है उसका लॉजिक कि इसके वजह से हम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते, या तो पोजीशन को करो या तो फिर उसका मोमेंटम को करो, साइमल्टेनियसली दोनों को नहीं कर सकते। तो ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, एक नाम हमने उनके लिए दिया है, वो है कॉन्जुगेट वेरिएबल्स, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बस ये आपको जानने के लिए बोल रहा हूँ, इतना कोई आपको याद रखने की भी जरूरत है नहीं, भूल जाओगे तो चलेगा। और उसमें पहला जो एग्जांपल मैंने दिया था पोजीशन मोमेंटम का दिया था, दूसरा जो मैंने दिया था वो दिया था आपको एनर्जी टाइम का। एनर्जी टाइम का तो हम इधर ही निकाल देंगे, एनर्जी टाइम का हम इसी से डिराइव कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये वाली, अब थोड़ा सा इस इक्वेशन पे थोड़ा सा हम वापस आते हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा अब इस इक्वेशन में वापस आते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ये जो क्वांटिटी है जो भी है, इसका मैंने कैलकुलेट करके भी रखा है, मुझे थोड़ा सा आपको बताने दो। आपको h का वैल्यू पता है ना, 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू। मैंने इसको डाटा पुट करके मैंने इसका वैल्यू भी निकाल लिया है, पाई का वैल्यू पुट करके वो आता है कुछ 5.273 पॉइंट, सॉरी मैं थोड़ा सा देख के लिख रहा हूँ बिकॉज ये मुझे याद तो नहीं है ना, जूल सेकेंड, ठीक है, इतना उसका डाटा आता है। तो ये वाला जो है ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट है। ये जो ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू आएगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू आएगा वो इस वाले कांस्टेंट से कभी भी स्मॉल नहीं हो पाएगा। इस वाले जो कांस्टेंट है ये वाला, उससे कभी नीचे नहीं जाएगा, या तो उतना हो सकता है या फिर उससे कुछ भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगा। इस बात को मैं प्रूव करूंगा, इस बात को वो प्रैक्टिकल्स में मैं प्रूव करूंगा, वहां पे फिर से बताऊंगा, फिर से उसको मैं प्रूव करूंगा कि देखो यहाँ पे इसलिए चेंज हुआ, बता दूंगा। तो इसको इतना समझना है कि ये वाला जो कांस्टेंट है, इससे वो छोटा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन का जो भी वैल्यू आएगा इससे वो छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, इतना आप समझ लो। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करोगे तो डेफिनेटली डेल्टा एक्स को तुम अगर m और डेल्टा p को अगर तुम m डेल्टा v करोगे, ये हो जाएगा h बाई 4 पाई। अब तुम अगर इसको ऐसे करोगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, और इसको अगर तुम m को इधर ले जाओगे 4m पाई हो जाएगा। और m तुम अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू डालो, ये वाला जो कांस्टेंट है उससे बस डिवाइड कर दो इलेक्ट्रॉन का जो भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, वो आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप कैलकुलेट करना, इतने सारे डाटा आप याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो ये वाला भी एक इक्वेशन आ गया, ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर आपको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, ये वाला इक्वेशन भी पूछता है एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतना हो गया, और एक डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन मतलब यहीं से बस मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ गया, हाँ इधर है, हाँ, तो और एक डेरिवेशन करेंगे, देखो मतलब मॉडिफिकेशन। आपको पता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर,
ये तो आपको पता ही है, ठीक है, आइंस्टाइन इक्वेशन है। सो E इक्वल टू, उसको मैं अगर mc इंटू सी करूं, c का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट इज सम काइंड ऑफ अ वेलोसिटी। तो इसको v के जगह, मतलब v के जगह मैं यहाँ पे मैं c बोल रहा हूँ, ठीक है, v के जगह मैं यहाँ पे c बोल रहा हूँ। तो mc जो है दैट इज इक्वल टू mv, mv mc विल बी इक्वल टू mv, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मोमेंटम कर सकता हूँ ना, ये वाला जो टर्म है इसको मैं मोमेंटम से रिप्लेस कर सकता हूँ, और ये वाला तो c यहाँ पे है उसको मैंने कर दिया, pc हो गया मेरा। अब ये जो, तो p क्या होगा, e अपॉन c, alright, e upon c and this is a constant, c is the velocity of light, that is a constant, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ पे एनर्जी में कुछ भी चेंज हुआ तो मोमेंटम में चेंज आएगा। जैसे देखो, जैसे मोमेंटम का चेंज जो होता था वो इस पे डिपेंड करता था, वेलोसिटी पे, मास तो कांस्टेंट था, तो यहाँ पे c कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। जो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, उसमें अगर कुछ चेंज आएगा तो मोमेंटम में चेंज आएगा, सिंपल एज दैट, ठीक है, मोमेंटम पे चेंज आएगा। तो ये वाला जो अपना जो इक्वेशन जो पहला वाला है, उस पे हम ये वाला वैल्यू को, चलो हम लोग सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या निकलता है, ठीक है। तो ये वाला जो डेल्टा एक्स है वो तो रह गया, डेल्टा पी के बदले मैं यहाँ पे डेल्टा ई अपॉन सी डाल रहा हूँ, और इसको मैं कर रहा हूँ एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पे मुझे बताओ, डेल्टा एक्स अपॉन सी कर दिया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे डेल्टा ई कर दिया एच अपॉन 4 पाई। पोजीशन अपॉन, या फिर चेंज इन पोजीशन, जिसको आप बोलते हो चेंज इन पोजीशन अपॉन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन वेलोसिटी क्या होता है, पहले बताओ वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, ओके, यही जो डेल्टा एक्स अपॉन टी ही होता है ना, डेल्टा ई अपॉन टी, टी होता है ना, डेल्टा टी होता है ना, वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ही होता है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं अगर इस डेल्टा एक्स, ये वाला देखो, हमारा यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन वी विच विल बी इक्वल टू डेल्टा टी, समझ पा रहे हो, तो चेंज कर रहा हूं बस डेल्टा टी को इधर, वी को इधर, हो गया। तो ये वाला जो देखो ना, ये वाला, तो क्या मैं इसको डेल्टा टी से रिप्लेस नहीं कर सकता हूं, ऑब्वियसली कर सकता हूं, ऑब्वियसली कर सकता हूं। तो ये हो गया डेल्टा टी अपॉन डेल्टा, सॉरी, डेल्टा टी इंटू डेल्टा ई इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई। दिस इज ऑल्सो अनदर कॉन्जुगेट वेरिएबल, जो मैंने आपको बोला था, ये दोनों भी कॉन्जुगेट वेरिएबल मैंने बोला था ना, ये दोनों भी कॉन्जुगेट वेरिएबल्स है, मैंने आपको बोला था, एनर्जी एंड टाइम, और मैंने यहाँ पे आपको डिराइव करके दिखा भी दिया कि ये दोनों कॉन्जुगेट वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मोमेंटम पोजीशन होता है, उसी तरह से टाइम और एनर्जी भी कॉन्जुगेट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, इतना समझ गए। तो ये था इस इक्वेशन के बारे में, ठीक है। इक्वेशन हमने, देखो इक्वेशन का डेरिवेशन तुम नहीं जान समझ सकते, क्योंकि ये क्वांटम केमिस्ट्री की बात है, और आपके लेवल में अगर आपको क्वांटम बताया जाए तो आपका दिमाग थोड़ा सा अजीब तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, तो इसलिए क्वांटम को अभी आप मत समझो, ये बस h/4 पाई को आप ध्यान रखो कि हाँ ये h/4 पाई कुछ तो होता है, ठीक है। तो दो इक्वेशंस यहाँ पे हमने, तीन इक्वेशन एक्चुअल में आपको यहाँ पे याद रखना है, मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ, सो इट विल बी इजी फॉर यू। पहला जो इक्वेशन होता है वो होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, ओके। सेकेंड जो इक्वेशन होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी विच इज इक्वल टू h/4 पाई m, ओके। थर्ड जो इक्वेशन हमको मिला डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी h/4 पाई। ये तीनों को आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, पूरा डायरेक्टली ऐसा आएगा कि कौन सा वाला, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि which of the following is not the Heisenberg uncertainty principle, तो कोई इसके साथ कोई दूसरा वाला कुछ भी दे दिया होगा, कोई भी एक इक्वेशन बना के दिया होगा, कोई बेकार सा इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये तीन इक्वेशन था, और दूसरा जो भी चौथा वाला होगा वो नहीं होगा, सिंपल सिंपल, ठीक है।
तो ये तो हम समझ गए कि इक्वेशन में क्या था, इक्वेशन के बीच में हम क्यों उस इक्वेशन को, ये अनसर्टेनिटी कैसे जनरेट होता है। लेकिन आपके मन में आता तो होगा ना कि क्या सच में ऐसा होता है, सच में क्या ऐसा होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो h/4 इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्यों इससे मतलब ज्यादा ही होगा, इससे कम क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्यों है, उस चीज को हम अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना अभी, थोड़ा सा बस देखो। हाँ देखो, एक प्रैक्टिकल हम लोग सेटअप बनाते हैं। एक इस तरह का एक हम लोग प्लेट लेते हैं, उसमें ऐसे हमारे पास एक कंट्रोल होता है, ये वाला जो प्लेट है ना, ये वाले ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, ये वाला ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला मतलब दिखता है, ठीक है। और हमारे पास कंट्रोल है, इसको हम ऐसे एक दूसरे के पास दूर इसको क्लोज करना या ओपन करना, ये हमारे पास कंट्रोल है, ठीक है। ऐसा एक तुम समझ लो कि ऐसा एक सर्कल हमने यहाँ पे रखा है, ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब ट्रांसपेरेंट के कुछ नहीं है, वो वहां से लाइट पास कर सकती है। और ये वाला जो है, हम इसको क्लोज ओपन ऐसा कर सकते हैं, हम इसको ओपन एंड क्लोज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो, एक लाइट का सोर्स, हमें कोई भी लेजर का सोर्स हम इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है, कोई भी लेजर का सोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं। और ये वाला जो सेटअप है, हम इसको इस तरह से रख रहे हैं, मतलब कि लेजर यहाँ से ऐसे हम पास कर रहे हैं, ऐसे मैं पास कर रहा हूँ, समझो, इसको ऐसे रखा है, इसको ऐसे अगर रखा है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे प्लेट है, मैं इसको बंद कर सकता हूँ, ठीक है। और लाइट का सोर्स को मैं इधर से पास कर रहा हूँ, इधर एक हमारे यहाँ पे एक स्क्रीन हमने रखा है, लाइट में क्या हो रहा है वो हम देखने के लिए। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन स्क्रीन हमने रखा है। तो देखो, जब ये वाला था ना, सपोज इतना था, मैं इसको धीरे धीरे क्लोज करूंगा, धीरे धीरे मैं इसको क्लोज करूंगा, ठीक है, धीरे धीरे मैं इसको क्लोज करूंगा, ठीक है। तब हम देखेंगे कि क्या होता है। और ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये जो एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसी को हम डेल्टा एक्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे, दैट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, दैट्स द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, ठीक है। अब देखो मैजिक, देखो समझ लो कि इतना गैप में हम लाइट को भेज रहे हैं, ठीक है, इतने गैप में हम लाइट को भेज रहे हैं। और लाइट का जो होता है ना, वो फोटॉन्स होते हैं, हम फोटॉन्स को सपोज भेज रहे हैं, सपोज ये वाला मैं ऐसे गोल में दिखा रहा हूँ कि फोटोन पैकेट्स है। तो ये वाला जो स्पेस है, ये वाला डेल्टा एक्स है, और ये जो फोटोन ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर हम इस तरह से जो देखेंगे, अगर इसने अपना जो डायरेक्शन चेंज किया, अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया, तो इसको हम डेल्टा पी कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डेल्टा पी। सपोज इधर से ऐसे जा रहे थे, अभी इधर से ऐसे जाएंगे, ठीक है, इधर से ऐसे सब जाएंगे, ठीक है। और ये जितना बढ़ेगा डेल्टा पी उतना ज्यादा होगा, मतलब अनसर्टेनिटी मोमेंटम उतना ज्यादा होगा, मोमेंटम तो पहले ऐसे जा रहा था, अभी मोमेंटम इस तरह से स्कैटर हो गया, तो ये वाला डेल्टा पी होगा, दिस इज द डेल्टा पी। अब देखो क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है वो अभी समझो। हाँ, इसको थोड़ा मिटा रहा हूं मैं। जब पहले मैं जब लाइट को इसके अंदर से डाल रहा था, जब ये इतना था वाइड, सपोज देयर वाज, इस स्क्रीन पे सपोज इतना इस तरह से एक पॉइंट ऑब्जर्व हो रहा था, मैं उसको थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे क्लोज करता जा रहा हूँ, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो ऐसे धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, सपोज यहां तक छोटा हुआ। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, आपको सडनली लगेगा कि, सडनली आप देखोगे ये जो पॉइंट है वो इस तरह से एनलार्ज हो रहा है, वो इस तरह से स्प्रेड आउट कर रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा, इस पॉइंट के बाद वो सडनली आप देखोगे वो एनलार्ज हो रहा है, वो पॉइंट वहां पे एनलार्ज हो रहा है। ये यूट्यूब में ये एक्सपेरिमेंट है, आप देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको बस इसका विजुअल में आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि किसी का अगर मैं डालूंगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो लैब चाहिए, और किसी का वीडियो अगर मैं डालूंगा तो कॉपीराइट का इशू आ गया, तो लोगों ने बनाया है, आप देख सकते हो जाके।
वही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट डाल देना, वो आपको आ जाएगा। ऐसे एक्सपैंड करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब तुम सोचो, हमने इसको छोटा कर दिया, इसको और छोटा कर दिया, फंडामेंटली इसके बाद और छोटा होना चाहिए था, और छोटा होना चाहिए था, लेकिन वो इंक्रीज कर रहा है, वो मतलब फैल रहा है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे आपको हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का नॉलेज आपको यहीं पे समझ आएगा। देखो कैसे हमने डेल्टा एक्स को छोटा किया, डेल्टा एक्स को मैंने छोटा किया, छोटा किया और छोटा किया, सही है। ये जो इक्वेशन है डेल्टा पी, वो तो डेल्टा पी भी, सपोज डेल्टा पी तब तक कांस्टेंट था, कोई चेंज नहीं आ रहा था, वो ऐसे ही, मतलब इसका जो मोमेंटम था वो ऐसे ही जा रहा था, तो डेल्टा पी में कोई चेंज नहीं आ रहा था। लेकिन डेल्टा एक्स छोटा होता जा रहा था, डेल्टा एक्स छोटा होता जा रहा था, तो याद करो वो कांस्टेंट, याद करो वो h बाई 4 पाई जो कांस्टेंट था, जिसका वैल्यू मैंने आपको बताया। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये जो डेल्टा एक्स है वो इतना छोटा हो जाएगा कि वो इसके साथ ये वाला डेल्टा पी कांस्टेंट रहेगा, और डेल्टा एक्स इतना छोटा हो जाएगा कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसके साथ इक्वल हो जाएगा, और वो है ये वाला पॉइंट, वो है ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी विल बी इक्वल टू h बाई 4 पाई। ठीक है, h बाई 4 पाई, यहां तक h बाई 4 पाई। अगर इसके बाद मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, समझो समझो, डेल्टा एक्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, डेल्टा एक्स कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज डेल्टा एक्स को मैं बंद कर रहा हूं, उसको क्लोज कर रहा हूं कॉन्स्टेंटली, डेल्टा एक्स कम हो रहा है। तो अगर ये डेल्टा पी, अगर ये डेल्टा पी इसके बाद अगर कांस्टेंट हो गया, इसके बाद अगर डेल्टा पी कांस्टेंट हो गया, तो क्या होगा, ये वाला इक्वेशन ऐसा हो जाएगा बेटा, ये वाला लेस देन इक्वल टू हो जाएगा इस कांस्टेंट से, जो कि नहीं हो सकता। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू जो रिलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए डेल्टा पी को बढ़ना होगा, बिकॉज डेल्टा पी को घटा रहे हैं हम, तो डेल्टा पी को बढ़ना होगा। समझे? फिर से समझा रहा हूं, हुआ क्या यहाँ पे, हुआ क्या यहाँ पे, यहां तक ये वाला जो पॉइंट, यहां तक क्या हुआ, हमने डेल्टा पी को कांस्टेंट रखा, वो कांस्टेंट था, डेल्टा पी कुछ चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन डेल्टा एक्स को हम डिक्रीज कर रहे थे। तो यहां तक क्या हुआ, वो धीरे धीरे डिक्रीज करके ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पर वो इसके साथ इक्वल हो जाएगा, और हमारा कंडीशन होता है कि मैक्स टू मैक्स मिनिमम इतना हो सकता है, इससे नीचे नहीं हो सकता। तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा पी को इसके बाद भी कांस्टेंट रखूंगा और डेल्टा एक्स को घटा दूंगा, तो डेफिनेटली ये वाला जो है, मतलब ये जो वैल्यू है वो इससे लेस देन हो जाएगा ना, ये वाले कांस्टेंट से, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इस वाले मिनिमम ये हो सकता है, इससे कम बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वो रिलेशन को, वो जो ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए बेटा इसको बढ़ना होगा, डेल्टा पी को बढ़ना होगा। तो डेल्टा पी को अगर बढ़ना होगा तो ये वाला मोमेंटम को यहाँ पे ऐसे स्प्रेड आउट करना पड़ेगा, वो डेल्टा पी धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसे ये सब डेल्टा पी बढ़ेगा। जो मैंने आपको बताया कि ऐसे जा रहा था मोमेंटम, अभी वो इस तरह से होगा, लाइक जो फोटोन पार्टिकल्स थे अभी वो इस तरह से सब स्प्रेड आउट होने लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है, इस तरह से स्प्रेड आउट होने लगेंगे, इस तरह से स्प्रेड आउट होने लगेंगे टू मेंटेन दिस इक्वेशन। ठीक है, टू मेंटेन दिस इक्वेशन। आप ये वाला एक्सपेरिमेंट यूट्यूब में देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, फंडामेंटली जब आप इसको बंद कर रहे हो तो डेफिनेटली वो पॉइंट डिक्रीज करना चाहिए था, वो पूरा डिक्रीज करना चाहिए था। आप बोलते कि यहां से इसके बाद भी डिक्रीज करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा स्प्रेड क्यों हुआ, फोटॉन्स क्यों स्प्रेड हो गए, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ओनली दिस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, बस इसी को सेटिस्फाई करने के लिए वो स्प्रेड आउट हुए हैं। ये मोमेंटम को उनको बढ़ाना, ये जो अनसर्टेनिटी मोमेंटम हुआ उसको बढ़ाना पड़ा, बिकॉज इसको हम कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहे थे, और इस पॉइंट के बाद अगर हम इसको नहीं करते तो ये वाला लेस देन हो जाता, और ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ही
ओनली टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन ये जो डेल्टा पी बढ़ा और ये वाला जो स्प्रेड मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट था वो यहाँ पे ऐसे स्प्रेड आउट हुआ, वो लाइट का जो पॉइंट था वो स्प्रेड करने लगेगा। आप देख सकते हो पूरा ऐसे ऐसे बड़ा वाला सपोज एक आया था, फिर थोड़ा सा उसे छोटा आएगा, फिर थोड़ा सा ऐसे छोटा आएगा और इस पॉइंट के बाद सडनली वो ऐसे एक स्प्रेड करने लगेगा, सडनली वो ऐसे स्प्रेड करने लगेगा धीरे धीरे। ये होगा उसका पैटर्न, दिस विल बी द पैटर्न। ये चीज आप देखना, आप देख लेना वो एक्सपेरिमेंट, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा दो क्वेश्चन करेंगे, उससे हमें देखना है कि मैक्रोस्कोपिक बॉडी में क्या अनसर्टेनिटी होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो क्या कितना होता है। ठीक है, वो सब हम अभी दो क्वेश्चन करके देख लेंगे। तो मैं क्वेश्चन लेके आता हूं, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन लेके मैं आ गया। देखो इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुना देता हूं। पूछा है द अनसर्टेनिटी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज 2% फॉर द हाइड्रोजन एटम, व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। ओके, पहली बात मुझे बताओ फर्स्ट बोर ऑर्बिट होता क्या है, कितना होता है वो फर्स्ट बोर ऑर्बिट का वैल्यू। वो जो बोर ऑर्बिट का रेडियस होता है वो कितना होता है, जिसको आप R1 बोलते हो, जिसको आप बोर्स रेडियस कैलकुलेट करने में आप यूज करते हो, दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम, दैट मींस 0.529 10 टू द पावर -10 मीटर्स। और वो बोल रहा है कि ये जो फर्स्ट बोर ऑर्बिट है उसका जो अनसर्टेनिटी है वो 2% है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो रेडियस मतलब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होता है एटम में, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होता है एटम में, वो न्यूक्लियस से कितना दूर प्रेजेंट है, दैट्स इट। हमसे कितना दूर हमें जान के थोड़ी ना कुछ पता चलेगा, हमें जानना है कि वो न्यूक्लियस से कितना दूर होता है, वही हम लोग मेजर करना चाहते हैं। तो वही तो होता है एक इलेक्ट्रॉन का रेडियस। तो अगर यहाँ पे जो बोला है तो यही तो होता है पोजीशन, दिस इज पोजीशन। अब हमें जानना है कि ये जो डेल्टा एक्स है वो कितना है, कितना है वो 2% है, रेडियस का 2% है, अनसर्टेनिटी इज 2%। So that will be 0.529 into 10 to the power -10 into 2 by 100 because it is 2%। मेरे पास वो डाटा मैं लाया हूँ तो मैं थोड़ा सा देख के लिख रहा हूँ, कोई गलत मत समझना, कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो ये वाला जो वैल्यू होगा वो होगा 1.06 into 10 to the power -2 meters। ओके, दिस इज द अनसर्टेनिटी ऑफ इन पोजीशन। अब पूछा है व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। सिंपल, पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा वी which will be equal to h upon 4m pi। ओके, 4m pi। सो आपको यहाँ पे वैल्यू भी गिवन है, आपको यहाँ पे वैल्यू भी गिवन है, तो डेल्टा वी कितना होगा, सो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू, आप यहाँ पे इक्वल टू कंसिडर करना, बिकॉज ग्रेटर देन मतलब इतना मिनिमम होगा, तो आप उस मिनिमम कंडीशन को हमेशा देखना, तो ये आप इक्वल टू हमेशा लेना, ग्रेटर देन इक्वल टू मत लेना, इक्वल टू। ठीक है, सो दैट विल बी h अपॉन डेल्टा x इंटू 4m पाई। तो हमें ये वाला कैलकुलेट करना है, अब बस वैल्यू पुट करना है। सो कितना होगा डेल्टा वी, h आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, प्लैंक्स कांस्टेंट आपको गिवन है 10 to the power -34 जूल सेकेंड और डिवाइडेड बाय डेल्टा x हमको मिल गया था, दैट विल बी 1.06 into 10 to the power -12 मीटर, 4 पाई का वैल्यू 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power -31 kg। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, परफेक्टली, डाटा मेरे पास है, मैं आपको बता रहा हूँ, इट विल बी, दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, 5.47 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट एनीथिंग ऑन दिस वैल्यू राइट नाउ। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं।
फिर मैं इस वैल्यू को वहां लेके जाऊंगा, ठीक है, इस वैल्यू को मैं वहां लेके जाऊंगा और हम लोग वहां पे थोड़ा सा सोचेंगे, ठीक है, वहां सोचेंगे, अभी नहीं सोचेंगे। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आया, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ आ गया, मैं दूसरे क्वेश्चन के साथ, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है, अब बेसबॉल मास यहाँ पे गिवन है 200 ग्राम्स, इज मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है, जो गिवन है उसको लिख लेता हूँ ना, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। इफ इट्स पोजीशन इज लोकेटेड विथ एन अनसर्टेनिटी ऑफ 500 नैनोमीटर, सो डेल्टा एक्स दे दिया है 500 नैनोमीटर, विच इज नथिंग बट 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स। ओके, पूछ रहा है व्हाट विल बी डेल्टा वी, क्या बताएं इसमें, मैं बता चुका हूं मैं। सो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू h बाई 4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स, सिंपल। अब बस वैल्यू को पुट करना है, 6.626 इंटू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, दिस विल बी 4 इंटू 3.14 इंटू 200 ग्राम्स, केजी में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू नैनोमीटर, 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स, ठीक है। ये वाला जो वैल्यू है कैलकुलेटेड वैल्यू है, मैं बता देता हूं आपको। दिस वैल्यू इज नथिंग बट 0.52 इंटू 10 टू द पावर -27 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये एक वैल्यू है। और दूसरा वाला जो वैल्यू था पिछले वाले का, वो था 5.47 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ये था पहले वाले का। अब थोड़ा सा सोचेंगे, अब थोड़ा सा सोचेंगे, ये वाला जो वैल्यू था, ये वाला जो वैल्यू था वो किसके लिए था, वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए था। तो इलेक्ट्रॉन मतलब वो था माइक्रोस्कोपिक बॉडी, वो था माइक्रोस्कोपिक बॉडी, लेकिन ये वाला जो वैल्यू है दैट इज फॉर अ मैक्रोस्कोपिक बॉडी, दिस वैल्यू इज फॉर अ मैक्रोस्कोपिक बॉडी, ओके, दिस वैल्यू इज फॉर अ मैक्रोस्कोपिक बॉडी, ठीक है, ये वाला मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए था। तो तुम यहां पे देखो माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आया, वो आया 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड के रेंज में, कितना ज्यादा, सच अ ह्यूज अमाउंट, इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी, 10 टू द पावर 7 मीटर्स पर सेकेंड का अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया, इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी आएगा वहां पे। लेकिन अगर तुम माइक्रोस्कोपिक बॉडी में जाओगे, इट विल बी 10 टू द पावर -27 में आया हमारा। हम मेजर 10 टू द पावर -15 तक कर सकते हैं, जो कि हम फर्मी मीटर बोलते हैं उसको, फर्मी रेंज तक हम जा पाते हैं, वो कि -15 तक होता है, फर्मी ही होता है, हाँ, इतना तक हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये सोचो 10 टू द पावर -27 कितना छोटा अनसर्टेनिटी होता है, जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते। तो ये जो अनसर्टेनिटी होता है मैक्रोस्कोपिक बॉडी में, ये जो अनसर्टेनिटी होता है वो होता है, लेकिन इतना छोटा होता है कि वो हम उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं होता। लेकिन माइक्रोस्कोपिक बॉडी इलेक्ट्रॉन में इतना बड़ा अमाउंट का आ गया, 10 टू द पावर 7, कैन यू इमेजिन 7 zeros, सच अ ह्यूज अमाउंट, इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाता है। तो इसके लिए हमें यहां पे समझना था कि माइक्रोस्कोपिक बॉडी में जो अनसर्टेनिटी होता है उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक जो बॉडी होता है उसका सिग्निफिकेंस बहुत 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 कम होता है, बहुत कम। तो माइक्रोस्कोप जो बड़े बॉडीज होते हैं जिनको हम खाली आंखों से देख सकते हैं, तुम, हम, बेसबॉल, ये सब जो हो गया, इनमें जो अनसर्टेनिटी होता है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता है, लेकिन अनसर्टेनिटी होता है, लेकिन सिग्निफिकेंस ही नहीं रहता उसका। लेकिन माइक्रोस्कोपिक बॉडी, इलेक्ट्रॉन, उसमें अनसर्टेनिटी होता है। तो इसी को मैं कंपेयर करने यहां पे आया था। अनसर्टेनिटी वहां पे कितना था माइक्रोस्कोपिक बॉडी में, कितना ह्यूज अमाउंट, यहां पे अनसर्टेनिटी की जब बात की इतना छोटा अमाउंट, सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो यही समझाना था कि माइक्रोस्कोपिक बॉडी में
माइक्रोस्कोपिक जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो दूसरे माइक्रोस्कोपिक बॉडी होते हैं, उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा आता है। माइक्रोस्कोपिक बॉडी में अनसर्टेनिटी इतना आता है कि उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता। ठीक है, तो यही होता है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मुझे लगता है कि आज आपको थोड़ा सा फील आया होगा हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, कि ये जो इक्वेशन होता है वो एक्चुअल में क्या है, उस इक्वेशन के जो बिटवीन द लाइंस हम क्या समझना होता है वो समझ में आया होगा। वो जो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने दिया उसको आप थोड़ा सा यूट्यूब से देखो, शायद मैं उसको, पता नहीं, मैंने कोशिश किया, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो तभी आपको भरोसा होगा, तभी आपको भरोसा होगा कि अरे ऐसा हो रहा है। और उसको मैंने रिलेट किया इस हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। कैसे मैंने उसको रिलेट किया, कैसे वो मोमेंटम का चेंज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो ये सब चीजें फिर क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया। तो वहां पे आपको मैंने बताया कि जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होते हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह, उसमें कितना ज्यादा अनसर्टेनिटी होता है, उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, नेग्लिजिबल बिल्कुल नहीं है। 10⁷ मीटर्स पर सेकंड, इज इट नेग्लिजिबल? नॉट एट ऑल। और ये जो हमारा माइक्रोस्कोपिक बॉडी होगा उसमें इतना हुआ कि छोड़ो छोड़ो ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। क्योंकि देखो ये सब क्वांटम लेवल की बातें हैं। क्वांटम तो अभी आप जो छोटे बच्चे हो ना, तो अभी अगर आप क्वांटम केमिस्ट्री में जाओगे, घुसोगे, तो आपके दिमाग के जो हार्मोन लेवल्स है ना वो थोड़े इम्बैलेंस होने लगेंगे। आपके दिमाग में थोड़े, मतलब गजब गजब सब सिम्टम आने लगेंगे। तो वो सब ऑब्वियसली आपको समझाना सही चीज नहीं है। तो जितना बिना क्वांटम को टच किए, मतलब क्वांटम केमिस्ट्री को टच किए बिना इस कॉन्सेप्ट को जिस तरह से समझा सकते हैं, मैंने कोशिश किया, और मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है, लाइक द वीडियो, शेयर इट टू फ्रेंड्स, जो भी आपके घर में होंगे जिसको आपको लगता है कि ये हेल्पफुल होगा, उसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट मोमेंट। बाय।